उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। पहली ज़रूरत है भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन। भूमि के साथ साथ जल, वायु, खनिज की ज़रूरत होती है। दूसरी ज़रूरत है श्रम। कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए काफ़ी पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए शारीरिक श्रम करने वालों की आवश्यकता होती है। सभी श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी ज़रूरत है भौतिक पूंजी। उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई प्रकार के, यहाँ देखिए आगत लिखा है, यहाँ पर औजार है। उसके बाद देखिए फर्स्ट हेडिंग है औजार, मशीन, भवन। औजार एवं मशीनों के साधारण औजार जैसे किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, टरबाइन, जनरेटर, कंप्यूटर यहाँ शामिल हैं। औजार, मशीनें एवं भवन उत्पादन क्रियाओं में कई वर्षों तक उपयोग में लाए जाते हैं। इनको स्थायी पूंजी भी कहते हैं क्योंकि ये समाप्त न होने वाले संसाधन हैं, इसीलिए ये सब स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हेडिंग है कच्चा माल एवं नगद मुद्रा। उत्पादन क्रिया के लिए कई तरह के कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सूत आदि। उत्पादन के दौरान भुगतान एवं आवश्यक माल की खरीदारी के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। एक बार फिर इसको ध्यान सुनिए, कच्चा माल और नगद पैसा वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। भवन, मशीन एवं औजारों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती हैं। एक चौथे प्रकार की आवश्यकता भी है। आपको स्वयं उपभोग के लिए अथवा बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करने हेतु भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी के साथ साथ एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। आधुनिक समाज में इसको मानव पूंजी कहते हैं। मनुष्य के ज्ञान को मनुष्य का ज्ञान ही मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी के बारे में और ज़्यादा जानकारी का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी आप बस इतना जानें कि मानव का ज्ञान ही मानव पूंजी कहलाता है। अगला का हेडिंग है उत्पादन के कारक। तो भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। अच्छा आप बताइए, क्या आप बिना भूमि के उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बिना श्रम किए कोई भी अन्न उत्पादित हो सकता है? नहीं उत्पादित हो सकता है। तो भूमि, श्रम, पूंजी क्या उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है। पालमपुर की कहानी के अध्ययन के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के विषय में अधिक जानेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। अगली हेडिंग है पालमपुर में खेती। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग दी गई है भूमि स्थिर है, इसका कहने का मतलब है कि जो पालमपुर में खेती करने का जो हिस्सा है वो भूमि स्थिर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। पालमपुर की प्रमुख उत्पादन क्रिया खेती है। यहाँ के काम करने वालों में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। कह रहे पालमपुर गांव में उनके उत्पादन क्रिया का प्रमुख जो उत्पादन क्रिया है, यानी प्रमुख रूप से लोग जो काम करते हैं वो खेती करते हैं, और 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी आजीविका के लिए खेतों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसमें किसान और कृषि श्रमिक शामिल हैं। जो खेतों में काम करते हैं वो कृषि श्रमिक कहलाते हैं। किंतु ध्यान रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कृषि
में प्रयुक्त कृषि क्षेत्र स्थिर होता है। वर्ष 1960 से आज तक पालमपुर में जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। कह रहे हैं 1960 के दशक से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक वहाँ पर कृषि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ। कहने का मतलब जितनी कृषि जितना जो है भूमि थी उतनी ही भूमि है। उस समय तक गांव की कुछ भूमि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं हुई। कह रहे हैं जो पड़ती भूमि पड़ी थी, बंजर भूमि पड़ी थी, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया, लेकिन कृषि के उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगली हेडिंग ये कहती है, क्या उसी भूमि से और ज़्यादा पैदावार हो सके, ऐसा कोई उपाय हो सकता है? तो देखिए यहाँ कृषि के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी ज़मीन बेकार नहीं छोड़ा जाता है। देखिए किस तरह से कृषि की जाती है यहाँ पर। वर्षा ऋतु में खरीफ, देखिए बेटा आप इसको, ये जो है फसल के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं उनके नाम आते हैं। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देखिए वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। यह फसल पशुओं के चारे के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं की फसल उगाई जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं को क्या किया जाता है, रायगंज की मंडी में बेच दिया जाता है। भूमि के एक भाग पर गन्ने की फसल उगाई जाती है। गन्ने की कटाई वर्ष में एक बार की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में अथवा गुड़ के रूप में, मतलब गन्ने से गुड़ बना करके शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो इस तरह बेटा जो है पालमपुर में खेती की जाती है। जो भूमि है वो स्थिर है। उसमें जो है 1960 के दशक से लेकर के आज तक भूमि में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी भूमि को बेकार नहीं छोड़ा जाता, सभी पर जो है कृषि की जाती है, ठीक है। और जो उत्पादित अन्न वगैरह होता है या उत्पादित जो है कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो शाहपुर के व्यापारियों को और रायगंज की मंडी में बेचा जाता है। देखिए बेटा अभी हम उसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। पालमपुर में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं होने की वजह से यहाँ के किसान एक वर्ष में तीन अलग अलग तरीके की फसलें पैदा कर लेते हैं। पालमपुर में बिजली की व्यवस्था जल्दी हो गई थी, जिसके कारण यहाँ की सिंचाई पद्धति में परिवर्तन आया। किसान कुओं में जो है कुओं से के पानी निकाल करके छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से अधिक प्रभावकारी तरीकों से ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। शुरुआत में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, लेकिन शीघ्र ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 250 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी थी। अब आप ये समझिए कि जो पालमपुर गांव था वहाँ पर बिजली की व्यवस्था थी, लेकिन पहले लोग क्या थे, कुओं से पानी निकाल करके और उससे खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इन नलकूपों की अपनी खुद निजी तौर पर इसकी व्यवस्था कर ली और इससे सिंचाई करने लगी, जिससे कि उत्पादन क्षेत्र में क्या हो रही, मतलब उत्पादन क्षेत्र क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आगे देखिए, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को ही बहु फसल प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एक साल में किसी भूमि पर अगर एक से अधिक फसलें पैदा हो गई तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के लिए सबसे सबसे आसान प्रणाली है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। कुछ किसान जो है पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू की भी पैदावार करने लगे हैं। तो ये कहें कि पालमपुर में जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती थी वो गेहूँ, बाजरा, गन्ना और आलू जो थी, पालमपुर गाँव के लोग जो है इन फसलों को ज़्यादा उगाते थे, ठीक है। और
देखिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख चुके हैं कि ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन वृद्धि का एक मुख्य तरीका बहुविध फसल प्रणाली है, जबकि दूसरा तरीका जो है ज़्यादा उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना का मतलब है कि जो है जैसे कुएं से सिंचाई होती थी, तो अब क्या है, नलकूप लग गए। खेतों में हल चला करके जुताई होती थी, तो अब हार्वेस्टर वगैरह लग गए हैं। तो ये सब क्या है, आधुनिक तरीके से जो है कृषि विधियों का प्रयोग किया गया। उपज की भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है कि किसानों द्वारा 1960 के दशक के मध्य तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, किस कारण उपज कम होती थी। परंपरागत बीजों को जो है सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं थी। उर्वरक के रूप में गाय के गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। ये सब सुविधाएं किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थीं और उन्हें इनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में भारतीय किसानों को हरित क्रांति ने ज़्यादा उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं तथा चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन होने लगा। अब आगे देखिए, पहले की तुलना में अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। हालांकि अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी एवं रासायनिक खाद कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। ज़्यादा उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव हो सकता है। देखिए बेटा, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज वाले, ज़्यादा उपज वाले बीजों का प्रयोग करके गेहूं और चावल की खेती की गई। लेकिन इन उपजों को इनके लिए देखिए बेटा, हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ कि जो पुराने परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी उनको छोड़ करके अब किसान क्या थे, अधिक उपज वाले बीजों से गेहूं एवं चावल को उत्पादन करने लगे। लेकिन इनको उत्पादन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती थी, तभी जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता था। तो सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के संयोजन से ही जो है हरित क्रांति को संभव बनाया जा सकता है। देखिए उसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। हमारे देश में हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती में आधुनिक तौर तरीके का सबसे पहले उपयोग किया। इन क्षेत्रों के किसानों द्वारा खेती में HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया गया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर व फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिस कारण जुताई एवं कटाई के कार्य में तेजी आई। इसीलिए गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हो सकी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर 1300 किलोग्राम थी, जबकि HYV बीजों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर की उपज जो है ये कहें कि 3200 किलोग्राम तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास अब जो है बाज़ार में बेचने के लिए जो है गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। तो ये तो आपका रहा कि वहाँ पर कृषि कैसे की गई, कैसे उन्होंने परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नए आधुनिक तरीकों को अपनाया और अपनी जो है कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। ठीक है, तो इन्होंने हरित क्रांति आने के बाद जो है इन्होंने उसका प्रयोग किया और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। अब वो क्या करने लगे थे कि अपने निर्वाह के लिए भी फसलें उगा लेते थे और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगा लेते थे। ठीक, अब बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अगला जो है वीडियो में हम आगे के पार्टों को इसके पढ़ेंगे। ठीक है।